नाम के गांव में विक्रम सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा की शादी को 10 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं थी। राजा ने एक तांत्रिक को महल में बुलाया था। तांत्रिक बाबा, मैंने आपकी बहुत सारी तारीफें सुनी है कि आप बहुत पहुँचे हुए हैं। आप वो सब जानते हो जो कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकें। जी महाराज, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे अपने महल में बुलाया। तांत्रिक बाबा, मुझे बताएं कि आज तक मेरी औलाद क्यों नहीं हुई है। मैं 4 रानियों से शादी कर चुका हूँ, मगर अभी तक मैं औलाद की खुशी से महरूम हूँ। आप मुझे बताएं, क्या मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं है? मुझे कुछ समय दे महाराज, मैं तपस्या और ज्ञान करके आपको बताता हूँ। पूरी रात तांत्रिक बाबा तपस्या में मशगूल रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वो राजा के पास आए। मुझे अब पता चल चुका है महाराज कि आपके घर में कैसे औलाद हो सकती है। मैं आपको यह खुशी की खबर सुनाता हूँ कि भगवान आपको एक राजकुमार देगा जो बहुत ताकतवर होगा, जो बहुत किस्मत वाला होगा। जल्दी से बताओ मुझे तांत्रिक बाबा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? आपको जंगल में उत्तर दिशा की ओर बैठकर तपस्या करनी होगी और फिर सबसे पहले जो लड़की आपके पास आएगी, बस वही लड़की आपकी पत्नी बनेगी और इसी लड़की से आपको राजकुमार होगा। अगले दिन महाराज जंगल में तांत्रिक बाबा की बताई हुई जगह पर जाकर बैठ गए थे। वो अपने ध्यान और तपस्या में लग गए थे। रात बीत गई थी, दिन भी बीत गया। अगली शाम थी। महाराज अपने मन में सोच रहे थे, अभी तक तो मुझे कोई लड़की यहाँ पर नजर नहीं आई, ना किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश की है। तांत्रिक बाबा ने बोला था कि वह खुद मेरे पास आ जाएगी। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? क्या करूं मैं? तभी वहां पर एक लड़की आई। उसके हाथ में खाने के लिए कुछ फल थे। मैं आपको कल से देख रही हूँ। आप इसी एक जगह पर बैठे तपस्या में लगे हैं। आप कौन हैं और आपका क्या मकसद है? भगवान आपको सारे मकसदों में सफलता दे। आप ये फल खा लें। आपने काफी देर से कुछ भी नहीं खाया। राजा ने आंखें खोलकर लड़की को देखा। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे से भी अच्छाई की रोशनी नजर आ रही थी। महाराज उसे देखकर मुस्कुरा दिए। तुम कौन हो लड़की, और तुम जंगल में क्या कर रही हो? कुछ साल पहले मेरे पिताजी को गांव के लोगों ने यहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक दुकान से कुछ चीजें चुराई थी। गांव वालों ने हमें निकाल दिया। तब से हम यहाँ पर रह रहे हैं। हमें गांव वाले गांव में दोबारा घुसने की इजाजत नहीं देते और ना ही वो हमें अपना समझते हैं। इतना बोलकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। महाराज को सारी बात याद आ गई थी कि कुछ साल पहले किस तरह से एक आदमी ने गांव में चोरियां कर कर के लोगों को तंग किया हुआ था। क्या तुम अपने पिता को बुला सकती हो? मैं देखना चाहता हूँ वह किस हाल में है। जब लड़की अपने पिता को वहां पर बुलाकर ले आई तो राजा अपने मन में सोचने लगा, ये तो बहुत बूढ़ा हो गया है, बहुत कमजोर भी हो गया है, लेकिन इसने अपने सारे गुनाहों से तौबा भी कर ली होगी और सारी गलत काम छोड़ भी दिया होगा। और ये बेटी अपने बाप के कर्मों में, इसका तो कोई दोष नहीं है। मैं इसे अपनी असलियत बताता हूँ और फिर इन दोनों को ही अपने साथ लेकर चलता हूँ। राजा ने सारी बातें दोनों को बताई तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। लड़की शर्मा गई थी। आज से तुम मेरी रानी हो
महल में चलो, हम दोनों अभी और इसी वक्त शादी कर लेंगे। और फिर शादी के बाद ही भगवान ने राजा को एक राजकुमार दिया था। तब राजा ने दोबारा से तांत्रिक को महल में बुलाया था। जैसा मैंने आपको कहा था महाराज, सब वैसा ही हुआ है। आपका ये बेटा किस्मत वाला होने के साथ साथ एक बहुत बड़े खतरे में भी है। ये सुनकर राजा कुछ परेशान हो गया। क्या मतलब? कैसा खतरा? मेरे बेटे को किससे खतरा है? महाराज, आपके बेटे पर काली शक्तियों का भी साया है। काली शक्तियाँ अब आपके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मगर क्यों? काली शक्तियाँ ऐसा क्यों करेगी? मेरे बेटे से इसकी क्या दुश्मनी? मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके बेटे में कुछ ऐसी शक्तियाँ होगी जो काली शक्तियों को खत्म कर सकती है, इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इस देश में और आसपास के देशों में किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, चाहे वो कोई भूत हो या कोई आत्मा हो या फिर कोई जादूगर हो। आपका बेटा अपनी शक्तियों की मदद से सभी को नष्ट कर देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है। हाँ, मगर आपको सावधान रहना होगा। जब तक आपका बेटा 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक ना तो आप उसे महल के बाहर निकलने देंगे और ना ही किसी अजनबी आदमी को महल में आने देंगे। 18 साल के बाद राजकुमार इसी काबिल हो जाएंगे कि वह अपनी शक्तियों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकेंगे और अपनी सुरक्षा भी कर सकेंगे। देखते ही देखते 17 साल बीत गए थे। राजकुमार को अपने पिताजी से बहुत शिकायतें थी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, इस महल से एक बार भी बाहर नहीं गया। मेरा दिल चाहता है मैं शिकार के लिए जाऊं, मैं नदी में घूमूं, जंगल में जाऊं, अपने राजा के लोगों से मिलूं, मगर मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत क्यों नहीं है? बेटा, चिंता मत करो। देखो, अपने पिताजी से नाराज मत हो। तुम्हारे पिताजी जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रहे हैं, मगर अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। इसी राज्य में मोहन नाम का एक लड़का अपने बड़े भाई नंदू और भाभी अंजू के साथ रहता था। कब तक ये मुसीबत हमारे गले में पड़े रहेगी? आपके माता पिता तो चले गए, मगर इसको हमारे सिर पर डाल गए। अरे धीरे धीरे बोलो अंजू, वहाँ सुन लेगा। सुनता है तो सुन ले, मैं क्या उससे डरती हूँ? निकम्मा, नकारा कहीं का। कोई काम जो इस लड़के ने भी ढंग से करना सीखा हो। पढ़ाई उसने छोड़ दी, कोई हुनर भी नहीं इसे आता जिससे कुछ कमा कर लाता। आप कब तक इसको यूं पालते रहेंगे? अपने बच्चों के साथ साथ इसका खर्चा भी उठाते रहेंगे। अंजू लगातार गुस्से में बोले जा रही थी और मोहन उसकी बातों को सुनते हुए रो रहा था। अगर मैं पैदा होते ही यतीम हो गया, अगर मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, अगर मैं अपने भाई भाभी के टुकड़ों पर भी पल रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मोहन बहुत रो रहा था, बहुत ज्यादा उदास था। मोहन एक पैर से लंगड़ा कर चलता था, इसीलिए वो कोई काम सही से नहीं कर सकता था। ऊपर से ये अपाहिज भी है, मतलब कि सारी जिंदगी के लिए यहाँ हम पर बोझ बन गया है। अरे अंजू, मैं जल्दी ही इसे किसी काम से लगा दूंगा। देखो, मैं जानता हूँ कि घर में पैसों की कमी की वजह से इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो जो भी मुनाफा के पैसे मिलेंगे आधे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम उन्हें अपनी मर्जी से खर्च करना, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। हाँ हाँ, जो करना है आपने ही करना है।
और आपका ये भाई, मेरी माँ ने तो इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना था। हाँ। मोहन घर से निकलकर बाहर आ गया था। उसने मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल भी उठा लिया था और बाकी सामान भी। आज मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं कुछ मछलियाँ पकड़ ना लूं। मोहन और कोई काम नहीं कर सकता था। उसे सिर्फ नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ना ही आता था, क्योंकि इस काम में मेहनत नहीं लगती थी और उसे चलना फिरना भी नहीं पड़ता था। बस नाव में बैठकर वो जाल नदी में फेंकता और जो मछलियाँ भी उसके जाल में फंसती वो उन्हें बेच दिया करता था। आज तो पूरा दिन मेरा नदी पर गुजर गया। आज भी कोई मछली ना मिली। आज भी मुझे भाभी की बातें सुननी पड़ेगी। अब मैं कल से जरूर कोई काम करूंगा। मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। वो उदास सा घर वापस आ गया था। आज तो अंजू ने गुस्से में आकर उसे खाना भी नहीं दिया था। उस रात राजकुमार महल में सबसे छिपकर बाहर निकल आया था। पिताजी ने मुझे वैसे ही इस महल में कैद करके रखा है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं। क्यों ना मैं सबसे पहले नदी पर जाऊं और शिकार करने की कोशिश करूं। अब राजकुमार नदी के पास आया तो देखकर हैरान रह गया। अरे, इन नदी का पानी लाल है। आज तक तो मैंने ये सुना था कि नदी का पानी नीला होता है, मगर ये लाल पानी बिल्कुल किसी खून जैसा है। ये सब क्या है? अचानक से तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। वो हवाएं राजकुमार को उस नदी में लेकर जाने की कोशिशें करने लगी थी। हाय राम, ये हो क्या रहा है? अचानक से इतना तेज तूफान आ गया और ये तूफान मुझे इस नदी में ढकेलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ महल में राजा राजकुमार को तलाश कर रहा था। मंत्री से राजकुमार को मेरे पास भेजने के लिए कहिए। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। आज ही महल में तांत्रिक बाबा आए थे। उन्हें कुछ नई बात पता चली थी। वो राजा और राजकुमार को बताने के लिए आए थे। ठीक है महाराज, मैं अभी राजकुमार को बुलाता हूँ। पूरा महल देख लिया गया। राजकुमार कहीं भी नहीं थे। आखिर मेरा राजकुमार कहाँ गया? कुछ पता तो चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह छिपकर महल से बाहर निकल गए। मैं अपने मंत्र से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि राजकुमार इस वक्त कहाँ है। मेरे बच्चों। जब तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा तो जल्दी से चिल्लाने लगे। राजकुमार की जान को खतरा है। वह उस नदी के पास चले गए हैं जहाँ जाने से मैं रोकने के लिए आया था। जल्दी से वहाँ पर चले। राजकुमार को महल वापस लेकर आए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और राजा अपने साथ तांत्रिक बाबा और कुछ सिपाहियों को लेकर नदी पर गए थे। उन्होंने देखा कि नदी का सारा पानी लाल था और तूफान राजकुमार को नदी में खींचने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ, तुम लोग राजकुमार के पास नहीं जा सकते। तुम लोग राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे राजकुमार को इस नदी में लेकर जाते हो और उन्हें नुकसान पहुंचाते हो। तांत्रिक बाबा अब राजकुमार के सामने आकर खड़े हो गए थे और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे थे। देखते ही देखते सब शांत हो गया था। पानी दोबारा नीला हो गया था और तूफान भी रुक गया था।
ये मंजर तो मैंने देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है। आप जल्दी से महल चले, राजकुमार को महल में लेकर चले, वरना अन्याय हो जाएगा। जब वो लोग महल में दोबारा आए तो तांत्रिक बाबा ने बताया, इस नदी में एक जादूगरनी रहती है। वह जादूगरनी बहुत खतरनाक है। वह काली शक्तियों की मालकिन है और उसका विनाश राजकुमार के हाथों ही लिखा है। इसलिए वह राजकुमार को खत्म करना चाहती है, क्योंकि 18 साल के बाद जब राजकुमार के पास शक्तियां आ जाएगी तब वह जादूगरनी क्या, बड़े से बड़ा जादूगर भी राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमें अब क्या करना चाहिए, आप ही हमें कुछ बताएं। महाराज, इस जादूगरनी को किसी तरह से काबू में करना होगा। उसे काबू करके कैद खाने में डाल दिया जाए, तो फिर राजकुमार को किसी से खतरा नहीं रहेगा। तांत्रिक बाबा ने सारी बातें उन्हें बताई कि जादूगरनी को किस तरह से काबू किया जा सकता है। दूसरी तरफ मोहन भी कुछ सोच रहा था। सारा दिन तो मछुआरे की नदी में रहते हैं और सारी मछलियां पकड़कर ले जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी रात के वक्त नदी जाता हूँ, वहां पर उस वक्त कोई भी मछुआरा नहीं होगा और मैं आराम से मछलियां भी पकड़ लूंगा। आधी रात को मोहन अपना जाल और सारा सामान लेकर नदी पर आया था। उसने जाल नदी के पानी में डाल दिया। आज जब तक मैं इस जाल को मछलियों से पूरी तरह से ना भर लूं, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। मोहन अब नदी के बीच में पहुंच चुका था और फिर बहुत मुश्किल से उस जाल को बाहर खींचा। ये कितना भारी है, इसका तो बहुत वजन है। लगता है ये बहुत बड़ी मछली है, मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जैसे ही जाल मोहन ने बाहर खींचा तो देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या है, ये कोई जादू है या करिश्मा? आज तक मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। जाल में एक मछली थी जिसका चेहरा तो इंसानी था, मगर बाकी शरीर उसका मछलियों जैसा था। वो मछली रोने लगी। मैं एक जल परी हूँ। मैं पानी में इस वक्त टहल रही थी। तुमने मुझे कैद कर लिया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। अगर तुमने मुझे पानी से बाहर निकाला तो मेरी मौत हो जाएगी। मोहन तो उसे देखकर ही हैरान परेशान था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें अपने जाल से बाहर निकालता हूँ। ये लो, आजाद हो जाओ। मैं किसी को कैद करके क्या करूँगा? मैं तो यहाँ पर शिकार करने के लिए आया था, ताकि कुछ मछलियाँ मुझे मिल जाए और जिससे मैं कुछ पैसे बना सकूं। मोहन ने उस जल परी को उस जाल की कैद से आजाद कर दिया था। जल परी बहुत खुश हो गई। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, तुमने बगैर किसी लालच के मुझे छोड़ दिया। मुझसे फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। रोजाना तुम यहाँ पर आ जाना, तो रोजाना ही मैं तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ ला कर दूंगी। और हाँ, जब भी कभी तुम मुश्किल में होंगे तो मुझे इस पानी में आकर पुकारना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगी। जल परी ने मोहन की नाव में बहुत सारी मछलियाँ पानी से निकाल कर डाल दी थी। मोहन की पूरी नाव मछलियों से भर गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे खुश किया है। आज मैं भी कुछ पैसे कमाने के काबिल हो जाऊंगा। मोहन उसी वक्त घर आ गया था और सुबह होते ही उसने उन सारी मछलियों को बाजार में जाकर बेच दिया था। अगले दिन राजकुमार तांत्रिक बाबा के कहने पर अपने 2 सिपाहियों के साथ नाव में आकर बैठ गया था। मेरे बाजू पर तो वह कवच है जो मुझे तांत्रिक बाबा ने दिया था, जो मेरी सुरक्षा करेगा।
लेकिन अगर फिर भी जादूगरनी ने मुझ पर हमला कर दिया तो तब क्या होगा? जब राजकुमार की नाव पानी के बीच में पहुंची तो अचानक वहां पर एक लड़की का चेहरा नजर आया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जलपरी थी। कितना खूबसूरत है ये आदमी। मैंने आज तक इतना खूबसूरत आदमी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। काश मैं भी इसकी पत्नी बनूं और इसके साथ सारी जिंदगी बिताऊं। सिपाहियों, वह देखो, वह लड़की का चेहरा। कोई भी लड़की तो इतने गहरे पानी में नहीं जा सकती है। लगता है ये जादूगरनी है। इस पर जाल फेंको। वो एक जादुई जाल था जो तांत्रिक बाबा ने उन लोगों को दिया था। सिपाहियों ने जल परी को जाल में पकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो। मुझे तुम लोगों ने क्यों कैद किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं मर जाऊंगी। मेरा दम घुट रहा है। मैं पानी के बिना नहीं रह सकती। मगर वो जल परी को पकड़कर किनारे पर ले आए थे। उसी वक्त वहां पर मोहन आया। अरे, ये राजकुमार के सिपाहियों ने जलपरी को जाल में क्यों कैद कर लिया? ये मेरी दोस्त है। इसने मुझ पर इतने सारे एहसान किए हैं। इसे मेरी मदद की जरूरत है। मुझे जलपरी की मदद करनी होगी। मैं जलपरी को मरने नहीं दूंगा। मोहन उनके पास आया था। वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। बहुत सारे मछुआरे भी थे। जल्दी से इस जलपरी को महल लेकर चलो। जलपरी ने मोहन की तरफ देखा। मेरी मदद करो मोहन, मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगी मोहन। मेरा दम घुट रहा है। कौन हो तुम? तुम इस जादूगरनी के दुश्मन थे। तुमने जादूगरनी की मदद की। तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सिपाहियों ने मोहन को मारना शुरू कर दिया था। इसे अभी मत मारो। इसके साथ क्या करना है इसका फैसला पिताजी करेंगे। तभी वहाँ पर मंत्री भी आ गया था। उसने सारी बात सुनी तो मंत्री को बहुत गुस्सा आया। ऐसे इंसान के तो हाथ पांव बांधकर उसी पानी में फेंक देना चाहिए। नहीं, आप लोग मुझे मार नहीं सकते। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर उन सिपाहियों ने मोहन के हाथ पांव बांधकर उसे नदी में फेंक दिया था। आसपास खड़े सभी लोग इस नजारे को देख रहे थे। कुछ मछुआरों ने जाकर ये बात नंदू को भी बता दी थी। हाय मेरा मासूम बेकसूर भाई, इसे इन जालिमों ने नदी में फेंक दिया। आखिर मेरे भाई का क्या कसूर था? मेरे भाई की तो शुरू से ही किस्मत खराब रही है। पैदा हुआ तो माता पिता मर गए और अब जब वह खुद रोजगार कमाने के लिए लायक हुआ तो खुद मौत के मुंह में चला गया। मेरे भैया ने तो जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं। राजकुमार, मंत्री और सिपाही महल में वापस आ गए थे। राजा और तांत्रिक बाबा उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। कहाँ है वह जादूगरनी? क्या तुम लोगों ने उसको पकड़ा? राजकुमार ने सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। तांत्रिक बाबा हैरान रह गए। कौन था वह आदमी जो जादूगरनी की मदद कर रहा था? मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम लोगों से गलती हो गई है। क्या तुम लोगों के पास उस जादूगरनी की कोई निशानी, कोई चीज है? हाँ तांत्रिक बाबा, जब वह जादूगरनी हम लोगों को पकड़ी थी तो उसके हाथ से यह चूड़ियां गिर गई थी। यह चूड़ियां मैंने उठा ली। वो चूड़ियां तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखों के सामने की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर अचानक से कहने लगे, अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? गलत किया तुम लोगों ने। तुम लोगों ने तो अन्याय कर दिया है।
एक मासूम आदमी पर अत्याचार किया है। क्या हो गया तांत्रिक बाबा, हमने ऐसा क्या कर दिया? वह एक बेकसूर आदमी था जिसे तुम लोगों ने पकड़ा। वह जादूगरनी नहीं बल्कि एक जलपरी थी। वह जलपरी इस लड़के की भलाई करने वाली थी, जिसने इस लड़की की मदद की। लड़के ने तो अपनी भलाई करने वाली को बचाया, वरना वह तो पानी से बाहर मर जाती। तुम लोगों ने ये क्या किया? अरे मेरी किस्मत कितनी खराब है, आज तक मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और आज जब मैंने किसी के साथ अच्छा करना चाहा तो यहाँ पर भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लोग गलत कहते हैं कि सही के साथ कभी गलत नहीं होता। मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों बुरा होता है? मोहन की आवाज सुनकर जलपरी वहाँ आ गई थी। उसने मोहन को बचा लिया। जलपरी तुम आ गई मेरी दोस्त, मुझे बचाने के लिए। और तुम्हें कैसे न बचाती मोहन, तुमने भी तो मेरी मदद की, मुझे उन जालिमों के चंगुल से बचा लिया। मैं तो राजकुमार का चेहरा देखकर हैरान रह गई थी, उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुई थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा था, तभी मैं उसको देख रही थी, मगर इन लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे कैद करने की कोशिश की। अगर तुम ना होते तो अब तक तो मैं मर चुकी होती मोहन। मोहन उसकी बातें सुनकर बहुत रो रहा था। अब मैं क्या करूं? अगर मैं दोबारा वापस गया तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम इसी टापू पर बैठ जाओ, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया करूंगी। मैं अपनों के बिना, अपने लोगों के बिना कैसे रहूंगा? ये सब तो करना होगा मोहन, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। उसी टापू में मोहन बैठ गया था। मोहन का भाई बहुत रो रहा था, वह भी बहुत खुश थी। अच्छा हुआ जो वो बला हमारे सिर से टल गई। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान होती रहती थी, पता नहीं कब तक वो हमारे सिर पर सवार होगा, और पता नहीं कब मेरी उससे जान छूटेगी। भगवान का शुक्र है कि राजकुमार ने उसे पानी में फेंक कर मरवा दिया। हाँ। सिपाही वहाँ से वापस चले गए थे। हमें मोहन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया महाराज, लगता है वह मर चुका है। नहीं, वह लड़का मरा नहीं है, वह जिंदा है। यह मेरा ज्ञान कहता है कि वह बच गया है। भगवान उसके लिए सब आसनीय है। कुछ महीने बीत गए थे। एक बार राजा ने तांत्रिक बाबा को फिर से महल में बुलाया। हाँ, अब राजकुमार महल से बाहर जा सकता है, मगर सबसे पहले राजकुमार को उस जादूगरनी का नाश करना होगा जो इस नदी के पानी में चिपकर रहती है। राजकुमार उससे कैसे बाहर निकलेगा? यह तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, यह काम मुश्किल तो है, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। राजकुमार यह काम आसानी से कर लेंगे। उस नदी के पास एक टापू है। राजकुमार उस टापू में बैठकर तपस्या करेंगे और फिर वह जादूगरनी खुद ही राजकुमार के पास आ जाएगी, और यह जादुई तलवार यह राजकुमार को हमेशा अपने पास रखनी होगी। इसी तलवार से ही राजकुमार सारी बुरी शक्तियों का नाश करेंगे, उस जादूगरनी का भी। ठीक है तांत्रिक बाबा, मुझे काम कब से शुरू करना होगा? आज ही आपको जाना होगा। आज पूर्णिमा की रात है, और आज अगर आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। राजकुमार उस टापू पर आ गया था। सारे सैनिक उसे छोड़कर चले गए थे। मोहन एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ पर अक्सर टापू पर रात के बाद पानी आ जाता था। बहुत से मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ पर पहुँच जाती थी, इसलिए मोहन पेड़ के ऊपर चढ़कर सो जाता था। राजकुमार की आवाज सुनकर मोहन ने आंखें खोली थी। यह क्या? यह तो राजकुमार है। ये टापू पर क्या कर रहा है?
कहीं यह मुझे ढूंढते हुए तो यहाँ पर नहीं आ पहुंचा। अगर इसने मुझे दोबारा से नुकसान पहुंचाया, मेरी जान लेने की कोशिश की, तो मुझे लगता है यह मुझे ढूंढते हुए ही यहाँ पर आया है। मगर इसके साथ तो कोई सिपाही भी नहीं है। इसका मकसद क्या है, मुझे पता लगाना होगा। मोहन अब पेड़ से थोड़ा नीचे उतरकर आ गया था। वो राजकुमार की तरफ ध्यान से देखने लगा। बस यही जगह ठीक है, यहाँ बैठकर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तांत्रिक बाबा ने कहा था पहले दिन मेरे पास आ जाएगी तो मुझे अपने आसपास घेरा बना लेना चाहिए। यह राजकुमार यहाँ पे बैठकर क्या कर रहा है? आखिर किससे राजकुमार बात कर रहा है? और राजकुमार पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम कर रहा था और मोहन उसी पेड़ के ऊपर बैठा राजकुमार को देख रहा था। राजकुमार को काम करते हुए काफी देर गुजर चुकी थी। अचानक से तूफान आ गया, तेज बारिश होने लगी। ये हो क्या रहा है? इतना तेज बारिश और इतना तेज तूफान, कहीं इस नदी का पानी ऊपर ना आ जाए। मुझे तो यह डर है कि कहीं तूफान की वजह से इस पेड़ की जड़ उखड़ न जाए। मोहन पेड़ के ऊपर बैठा डर से कांप रहा था और राजकुमार अपना काम किए जा रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी जब वहां पर एक जादूगरनी आ गई। बस कर दो ये राजकुमार, जो तुम पढ़ रहे हो ये पढ़ना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें पानी में डुबोकर मार डालूंगी। बहुत देखा है मैंने तुम्हारी जैसे जादूगरनियों को। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी जा चुकी है और अब मैं तुम्हारा नाश करके रहूंगा। राजकुमार अपनी जगह से उठा था। उससे गलती हो गई थी कि वो तलवार उठाकर घेरे से बाहर निकल आया। तांत्रिक बाबा ने उससे कहा था, तुम घेरे से बाहर नहीं निकलना। तुम उसकी गर्दन पर घेरे के अंदर खड़े रहकर ही तलवार से हमला करोगे। मगर राजकुमार ये बात भूल चुका था। जादूगरनी जोर जोर से हंस रही थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता लड़के, कोई नहीं। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जादूगरनी ने राजकुमार पर हमला कर दिया। तलवार नीचे गिर गई थी। जादूगरनी राजकुमार की गर्दन दबा रही थी। छोड़ दो मुझे। तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम कैसे मुझे काबू कर सकती हो? मैं तो तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम तो काली शक्तियों की मालकिन हो और मैं अच्छी शक्तियों का मालिक हूँ, जो भगवान का वरदान है। मगर अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में फंस चुकी है। अब तुम्हारी जिंदगी की चंद सांसें बाकी है। मुझे नीचे जाना होगा। मुझे राजकुमार को बचाना होगा। राजकुमार ने मेरे साथ जो भी किया था, मगर मैं उसके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। जादूगरनी की मोहन की तरफ कमर थी। वो राजकुमार की गर्दन दबाए हुए थी। मोहन जल्दी से नीचे आया। तलवार उठाकर एक जोरदार वार जादूगरनी की गर्दन पर किया। जादूगरनी जमीन पर गिर गई। तुम जिंदा हो लड़के। तुम नहीं जानते कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने एक बेकसूर आदमी की जान ले ली। मैं बच गया हूँ राजकुमार। मुझे जलपरी ने बचा लिया, जिसकी मैंने मदद की थी और जिसके गलत फहमी में आपने मुझे गुनाहगार समझ लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी मोहन। मैं यह समझा कि वह जादूगरनी है जो मेरा दुश्मन है। या तो मुझे बाद में पता चला कि वह एक जलपरी है। अब हमें यहाँ से चलना होगा। मेरा जो काम था वह खत्म हो गया। आपके पास यहाँ से वापस जाने के लिए नाव है? हाँ, मेरे पास नाव है। चलो मैं तुम्हें महल लेकर चलता हूँ। पिताजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। राजकुमार मोहन को लेकर महल में आ गया था। उसने पिताजी को बताया, मोहन ने मेरी जान बचाई। अगर मोहन वहां पर ना होता तो आज यह सब ना होता। मैं इस जादूगरनी का कभी नाश नहीं कर पाता और अब मैं आपके सामने यूं जिंदा भी खड़ा ना होता। जो होता है
अच्छे के लिए ही होता है। शायद मोहन का साथ तुम्हारे साथ लिखा गया था, जो अच्छे कर्मों में तुम्हारी मदद करेगा। इसीलिए मोहन को प्रकृति ने पहले ही वहां पर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। तांत्रिक बाबा भी वहां पर आ गए थे। राजकुमार, मोहन आपका साथी है, आपका दोस्त है। मोहन में भी कुछ छिपी हुई ताकतें हैं जिनका मोहन को भी पता नहीं है। ऊपर वाले ने कभी किसी को बेकार नहीं बनाया। मोहन जो खुद को कमजोर और बेकार समझता है, वह नहीं जानता कि वो कितनी अच्छी सोच है और कितना ताकतों का मालिक है। वह अपनी ताकत से काम लेकर बुरी शक्तियों का नाश कर सकता है। मोहन ने सबका धन्यवाद किया। वो अपने भाई से मिलने के लिए गया तो भाई उसे लेकर रोने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर मोहन कि तुम जिंदा हो। मत पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना रोया हूँ, कितना बेचैन रहा हूँ। मुझे अंदाजा है भैया कि आपको मेरा कितना ख्याल था। और आपके लिए एक अच्छी खबर है कि महल में मुझे मंत्री की नौकरी मिल गई है। आज से मैं हर वक्त राजकुमार के साथ रहूंगा और मुझे रहने के लिए महल भी दिया जा रहा है। ये सुनकर मोहन की भाभी बहुत खुश हुई थी। हाँ मोहन, अब तुम अमीर हो गए हो, तो क्या तुम हमें भूल जाओगे? नहीं भाभी, मैं आप लोगों को नहीं भूल सकता। भैया को तो मैं मर के भी नहीं भूल सकता। जब बुरा वक्त था तो भैया ने मेरा साथ दिया, और जब मेरा अच्छा वक्त है तो मैं कैसे भैया को भूल जाऊं। आप लोग मेरे साथ उसी महल में रहेंगे। कल तक जो भाभी मोहन से नफरत करती थी, आज उसकी फरमाइशें पूरी करती थी। मोहन को सब नफरत की नजर से देखते थे। आज वो सबकी नजर में इज्जतदार इंसान बन चुका था। उसने शादी भी कर ली थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। राजकुमार जहाँ पर जाता, मोहन को अपने साथ रखता और वो दोनों मिलकर बुरी शक्तियों का मुकाबला किया करते थे।